नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो पिछले कल हमने संचार माध्यमों के बारे में जानना शुरू किया था और पिछले कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि संचार माध्यम क्या होते हैं, संचार माध्यम पुराने समय में किस प्रकार के थे और नए समय में आज के दौर में संचार साधन कौन-कौन से हैं और किस तरह से जो प्रौद्योगिकी है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संचार माध्यम और धन। तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। समाचार वाचक यानी जो यहाँ वहाँ पर समाचार पढ़ता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। तो अगर आप स्टूडियो के बारे में सोचें, टीवी स्टूडियो के बारे में, जहाँ पर बैठकर जो समाचार है वो पढ़े जाते हैं, तो वहाँ की अगर आप कॉस्ट सोचें, वहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले वहाँ पर समाचार वाचक बैठता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, है ना, उसकी सैलरी होती है। उसके बाद लाइटें, कैमरा, उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, और जो वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए सैटेलाइट। तो बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल समाचार वाचक को वेतन ही नहीं दिया जाता, लेकिन और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम लगातार बदलते रहते हैं। नई से नई टेक्निक को जुटाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो अधिकांश जो टीवी चैनल और समाचार पत्र है वो किसी बड़े व्यापारिक घराने या व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि फिर जनसंचार साधनों में इतना अगर खर्चा है तो फिर कमाई कैसे करते हैं। तो इनकी कमाई करने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? ये विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन दिखाते हैं। जैसे कारों का विज्ञापन हो गया, चॉकलेट का विज्ञापन हो गया, कपड़ों का विज्ञापन हो गया और मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन हो गया, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने फेवरेट सीरियल को देख रहे होते हैं तो आपको बीच बीच में अनेक प्रकार के विज्ञापन देखने पड़ते हैं। अगर आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा हो तो टेलीविज़न पे क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर एक ओवर के बाद वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये बार बार आपके सामने विज्ञापन इसलिए दिखाते हैं ताकि उस विज्ञापन की जो छवि है वो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में अंकित हो जाए, ठीक है। और जैसा आप देखेंगे कि आप अगर बार बार विज्ञापन देखेंगे तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप उस जो विज्ञापन में दिखाई गई वस्तु है उसको ज़रूर खरीद लेंगे, ठीक है। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र में क्या इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या इनमें संबंध है, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसा इससे पहले एक तथ्य देखिए कि एक टेलीविज़न चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में पड़ता है। तो अगर कोई चैनल किसी कंपनी का विज्ञापन दिखा रहा है, किसी उत्पाद का विज्ञापन दिखा रहा है, तो उसके एवज में वो उससे पैसा ले रहा है विज्ञापन दिखाने का। तो अब हम जानेंगे कि संचार माध्यम और लोकतंत्र, इनका आपस में क्या संबंध है। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से बंधा हुआ है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उससे जो है समाज के हर एक पहलू जो है प्रभावित होते हैं। इसलिए जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों से ये अपेक्षा की जाती है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जानकारी? संतुलित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगले पृष्ठ पर एक ही समाचार के दो अलग अलग रूप दिए गए हैं। इन रूपों को पढ़कर आप लोग देखेंगे कि संतुलित समाचार माध्यम से मेरा क्या मतलब है। जैसे देखिए, न्यूज़ ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। और दूसरी इंडिया डेली की रिपोर्ट है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। देखिए, समस्या दोनों तरफ एक ही है, लेकिन जो हेडलाइंस बनाई गई है, इन हेडलाइन से क्या पता चलता है? इस हेडलाइन से पता चलता है कि एक ही जो खबर है उसके अलग अलग पहलू जो है अलग अलग न्यूज़पेपर अपने अपने हिसाब से दिखाते हैं। तो जैसा बताते हैं कि वास्तविकता तो ये है इस घटना में कि अगर आप एक ही समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की जो बातें हैं वो बेकार लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि को अंकित करता। अब दूसरी ओर अगर आपने इंडिया डेली का जो आर्टिकल है उसको पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने से बहुत से लोग जो है अपनी रोजी रोटी को खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो संतुलित रिपोर्ट क्या होती है? संतुलित रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आपके सामने किसी विषय के हर एक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, कोई अगर घटना है, कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसके हर एक पहलू पर प्रकाश डाला जाएगा और बाद में आपकी अपनी राय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, मतलब आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, उसको प्रभावित नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसे हम संतुलित रिपोर्ट कहते हैं। तो जैसा मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करता हो। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे, मतलब समाचार उन्हें किस तरह से देना है इसके लिए उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको इस तरह से इस समाचार को लिखना है। जैसे कई बार होता है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कई बार कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए वो समाचार पत्रों को प्रेशराइज करती है, दबाव में रखती है और अपने बारे में केवल अच्छी अच्छी बातें ही न्यूज़पेपर में लिखवाती है। जबकि इसके विपरीत जो विपक्ष है वो कई बार क्या करता है कि जो सरकार की कुछ अच्छी बातें हैं उनको नज़रअंदाज करके सरकार का जो दुष्प्रचार है वही करते हैं समाचार पत्रों में, क्योंकि वहाँ पर उनकी अच्छी खासी पैठ होती है। तो यही यहाँ इसका मतलब है कि जो संचार के माध्यम है वो स्वतंत्र होने चाहिए, उस पर किसी का भी अंकुश नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे संचार के माध्यम है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उन पर किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो हमारे सामने जो भी समाचार पेश करें, जो भी हमारे सामने तथ्य पेश करें वो बिल्कुल एक सत्य हो और अगर उन पे एक फैक्ट चेक उनका किया जाए तो वो बिल्कुल विश्वसनीय निकले और वो तटस्थ हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से जो है एक स्वतंत्र संचार माध्यम होना बहुत ही आवश्यक है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, खासकर भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।